हेलो बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक एक तो हो गया अभिक्रिया की सांद्रता और उसका ताप, और जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं हम उस अभिक्रिया के लिए एक वो। तो तीन चीजों पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। अगर अभिक्रिया गैसीय अवस्था में है तो फिर उसका दाब जो है वो भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करेगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है सांद्रता। तो अगर किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता ज्यादा है तो उसका अभिक्रिया वेग भी ज्यादा होगा, यानी सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो उसके अभिक्रिया वेग में भी वृद्धि होगी, और उसकी सांद्रता अगर कम होगी तो उसका अभिक्रिया वेग भी कम हो जाएगा। तो यहां पर ये एक परिभाषा है जो वेग व्यंजक की परिभाषा है, या यूं बोल दो बोले वेग समीकरण की परिभाषा है। ये इस प्रकार है कि अभिक्रिया वेग का अभिक्रियकों की सांद्रता के पदों में निरूपण। किसका निरूपण? अभिक्रिया वेग का अभिक्रियकों की सांद्रता के रूप में या उसके पदों में निरूपण जो है वो वेग नियम कहलाता है, और इसे वेग समीकरण भी कहते हैं, या इसको वेग व्यंजक भी कह दो। अब मान लो यहां पर एक अभिक्रिया है जिसको दर्शाया गया है स्मॉल ए और कैपिटल ए। जो छोटा वाला ए आगे आ रहा है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। जैसे कि मान लो आ गया यहां पर 2HCl, यानी HCl के दो अणु हैं, तो 2 जो आगे लगा है वो इस छोटे वाले ए को निरूपित कर रहा है, और HCl जो पदार्थ है या जो यौगिक है वो ए को निरूपित कर रहा है। तो आगे लगने वाली जो संख्या होती है 2, 3, 4 जो भी है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो यहां पर हमारे पास में दो अभिक्रियक है और उनके आगे लगे हुए उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और ये इधर उत्पाद है। तो इससे हम बनाएंगे ये वेग समीकरण बोल दो, या वेग व्यंजक बोल दो, या इसको वेग नियम कह दो। तो देखो इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक हो जाएगा, जो वेग होगा अभिक्रिया का वो समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? जो भी अभिक्रियक है उसकी सांद्रता के समानुपाती। तो यहां पर ए, ये जो बड़ा कोष्टक है ये दिखाता है उसकी सांद्रता को। तो ये ए जो है अभिक्रियक है और बी भी अभिक्रियक है, तो दोनों की सांद्रता ले ली। और ऊपर जो घात में आया है ये जो है ये घातांक है, और ये इस छोटे वाले ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि एक्स वाई का जो मान है वो थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल मान है। जब किसी भी अभिक्रिया के लिए एक्स वाई का मान निकालना होगा तो पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में एक्स वाई का मान निकलेगा। थ्योरेटिकल हम इसका मान नहीं बता सकते। तो यहां पर ये जो घातांक है, यहां पर ये घातांक है एक्स और वाई का जो मान है ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये। अब देखो समानुपातिक चिन्ह जो आया है इसको अगर हम बराबर करेंगे तो यहां पर के आ गया एक समानुपातिक स्थिरांक जिसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। तो ये आ गया अपने पास में। अब जो वेग है इसको हम dr/dt से भी दर्शा सकते हैं। माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहां पर ये अभिक्रियक है और इसकी सांद्रता कंटिन्यू घट रही है, तो यहां पर ये नेगेटिव साइन आएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि। कोटि का मतलब यह है यहां पर कि अभिक्रियक की जो सांद्रता है उस पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो यहां पर ये अभिक्रिया का वेग है, अगर किसी भी अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर ना करे तो इसका मतलब उसकी कोटि 0 हो गई। और अगर उसका जो ये एक्स और वाई का मान है इनको जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो मान आएगा
वो हमें अगर 2 मिलता है या 1 मिलता है दोनों का योग तो प्रथम कोटि हो गई, और x प्लस वाई का मान अगर जोड़ने पर हमें 2 मिलता है तो द्वितीय कोटि हो गई, और बट्टे में मिलता है तो भिन्नात्मक कोटि हो जाती है, और इन दोनों का योग अगर 0 मिलता है तो वो शून्य कोटि होती है। तो यहां पर ये अभिक्रिया की कोटि दिया हुआ यहां पर, तो घातांकों का योग x प्लस वाई जो है ये अभिक्रिया की कुल कोटि को व्यक्त करता है, और किसी अभिक्रिया वेग नियम व्यंजक में, ये देखो अभिक्रिया वेग नियम व्यंजक है ये वाला, इसको हम अभिक्रिया वेग नियम व्यंजक कहते हैं। प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का जो योग है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके बाद में कि कोटि n बराबर x प्लस वाई। तो ये चीज आप इसके नीचे लिख देना, कोटि जो है वो n बराबर x प्लस वाई है, और ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और बट्टे में भी यानी भिन्नात्मक रूप में भी हो सकती है। तो देखो अगर अभिक्रिया की कोटि 0 आ रही है, इसका मतलब है उसका जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये आप नोट में इसको नोट कर लेना। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है 2NO प्लस O2, और उत्पाद बना हमारे पास में 2NO2। तो देखो इसके लिए अगर हम वेग समीकरण लिखेंगे तो वो मिलेगा हमें K कोष्टक में NO, पावर यहां पर जो है वो आ रही है 2, और O2 के ऊपर आ रही है 1। तो ये आया कैसे, ये समझना है। तो अभी तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो इसका जो आगे वाला मान आया है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वो ले लिया यहां पर, और O2 का आगे 1 था तो यहां पर 1 ले लिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस अभिक्रिया में अगर बात करें हम, अगर हम इस NO की सांद्रता को अगर हम दुगुना करें, ध्यान देना इस NO की सांद्रता को दुगुना करें जबकि O2 की सांद्रता को नियत रख दें, तो होता क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है दुगुना करने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना बढ़ गया। तो ये पहले प्रैक्टिकल किया जाता है कि अगर हम एक की सांद्रता को नियत रखकर दूसरे अभिक्रिया की सांद्रता को दुगुना करते हैं तो अभिक्रिया के वेग में क्या फर्क पड़ता है। तो ये 4 गुना ज्यादा फास्ट होगी। तो 4 गुना ज्यादा फास्ट होगी, इसका मतलब है कि यहां पर घात में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 4 गुना डबल करने पर 4 गुना फास्ट हो रही, इसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर। तो यहां पर आ गया NO की पावर में 2। इसी तरह अगर NO को स्थिर रखकर O2 की सांद्रता को अगर दुगुना कर दें तो यहां पर अभिक्रिया का वेग भी दुगुना ही होता है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि O2 की सांद्रता को किया हमने दुगुना, तो हमें मिला यहां पर दुगुनी रफ्तार यानी 2 ही मिला। तो इसका मतलब ऊपर पावर कितनी है, 1 है। दुगुना करने पर 4 गुना फास्ट स्पीड हो गई या अभिक्रिया वेग 4 गुना हो गया। तो उस कंडीशन में हमें पता है कि 2 के ऊपर 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये एक प्रायोगिक मान होते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल मान नहीं है ये। अब इसको अगर हम अवकल समीकरण के रूप में लिखेंगे यहां पर तो dr माइनस में बटा dt इस रूप में इसको ले सकते हैं। तो ये इसका हो गया एक। देखो यहां पर दूसरा है, यहां पर CHCl3 प्लस Cl2 और आगे मिला हमें यहां पर CCl4 प्लस HCl। इसके लिए जो अभिक्रिया वेग होगा वो मिलेगा हमें, देखो K तो स्थिरांक है यहां पर, और इसके बाद में ये ले लो और Cl की पावर है आदि। तो ये भी एक प्रैक्टिकल मान है। और दूसरा यहां पर CH3COOC2H5 प्लस H2O, और ये जो अभिक्रिया है इसमें जो वेग है अभिक्रिया का वो केवल और केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि H2O के ऊपर 0 है। इसका मतलब
जल की सांद्रता चाहे कितनी करो, क्या करो, डबल करो, ट्रिपल करो, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। तो ये जो मान हैं जो भी आ रहे हैं यहाँ पर पावर में, वो सारे के सारे मान ये हैं, प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में तय किए जाते हैं। पहले थ्योरेटिकल आधार पर हम इसको नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं जो के आ रहा है यहाँ पर स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक है, इसका मात्रक क्या होगा। तो इसके मात्रक पर आधारित कई क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, खाली जगह में, 1 नंबर में। तो यह ध्यान देना है कि वेग का समीकरण हम जानते हैं कि के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई होता है, जहां पर एक्स प्लस वाई जो है वो एन है और वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहां पर हम के का मान निकालेंगे तो वेग के बट्टे में आ जाएगा ये ए और बी, इसके बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर। तो ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब यहाँ पर ए और बी की सांद्रता अगर बराबर है, ए बराबर बी, यानी दोनों की सांद्रता अगर बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर करके इसके ऊपर जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी, आधार समान हो जाएगी तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये मिल गई हमें सांद्रता, ऊपर लगा दिया n। और बात करते हैं इस वेग की, तो वेग का जो अभिक्रिया वेग का जो मात्रक है, अभिक्रिया वेग है क्या, प्रति एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता बटा समय, ये वेग है, dr बटा dt। तो यहाँ पर ये सांद्रता बटा समय है यहाँ पर। तो आपको वेग का मात्रक लेना है सांद्रता बटा समय, और नीचे जो सांद्रता है उसकी पावर लेनी है आपको n। तो अब आपको पता करना पड़ेगा यहां से कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई तो n का मान 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में यहां पर इस k का मात्रक क्या होगा। प्रथम कोटि की बात करें तो n का मान 1 रखने पर क्या मिलेगा मात्रक। द्वितीय कोटि की बात करें तो यहां पर 2 रखने पर क्या मिलेगा, वो अभी अलग अलग मान रखकर हम देखेंगे कि हमें प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की जो ये वेग स्थिरांक है उसके क्या क्या मात्रक मिलते हैं। तो देखते हैं कि अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है, इकाई है, वो क्या मिलेगी हमें। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया, और कोटि n बराबर हो गया 0। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो मान आ रहा है हमारे पास में, यहां हमें इनके मात्रक लिखने हैं और फिर n की जगह 0 करना है। तो सांद्रता जो है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, इसका होता है मोल प्रति लीटर, ये हो गया सांद्रता का मात्रक। और बट्टे में आ रहा है समय, इसका होता है सेकंड इनटू, और यहां पर 1 बटा सांद्रता आ रहा है तो यहां कर देंगे हम 1 बटा मोल लीटर इनवर्स, और n का मान कितना है, 0 है, तो यहां 0 कर देंगे। तो किसी की भी घात अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाला तो पूरा 1 हो गया, और यहां पर सेकंड की पावर 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो मिलेगा हमें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक का मात्रक यह होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमें ध्यान देना है। अब देखो इसी तरह इसको नंबर 1 दे दो। इसी तरह अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो हमें यहां पर n का मान जो है वो मिलेगा 1, और इसी फॉर्मूले में जहां पहले n का मान हमने 0 किया था उसी जगह हमें करना है n का मान 1। तो देखें यहां पर ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, और बटे में सेकंड की पावर 1 है, और इनटू यहां कर देंगे हम मोल लीटर इनवर्स, पावर आ गई 1, यहां की पावर 1 है, यहां की पावर 1 है। तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए, तो सेम होने से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास में बट्टे में सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा, अभी ये 1 बटा सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई होती है सेकंड इनवर्स। तो अब ये चीजें आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है
इसी तरह अगर हम द्वितीय कोटि की बात करें तो देखें यहां पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तो इसके लिए हमें n का मान रखना पड़ेगा 2। तो यहां पर देखते हैं मोल लीटर इनवर्स और बट्टे में है सेकेंड पावर 1 इंटू 1 बटा, यहां कर दो इसको मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। तो यहां देखें, यहां पर ये मिला हमें मोल लीटर इनवर्स और इस सेकेंड को ऊपर भेज दो तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स, बट्टे में स्क्वायर खोला है इनका तो देखो क्या मिलेगा, एक तो मिला है मोल की पावर 2, एक मिला है लीटर इनवर्स की पावर 2। अगर इनकी बात करें तो यहां पर एक एक है पावर में, ये एक एक ही है, तो इससे ये कटेगा तो यहां पर एक आएगा और इससे ये कटेगा तो यहां पर एक आएगा। तो हमें मिला सेकेंड इनवर्स बटा मोल और लीटर इनवर्स के दोनों ऊपर पावर जो है वो 1 1 है। अब देखो ये अगर ऊपर जाएगी तो मिलेगी हमें, देखो मोल इनवर्स और लीटर ऊपर गया तो लीटर की पावर हो गई 1 और सेकेंड ऊपर पड़ा ही है तो ये हो गया सेकेंड की पावर -1। ये जो है ये है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक है। अब इसमें और इसमें देखो एक ही फर्क है, यहां पर लीटर इनवर्स में है और यहां पर लीटर प्लस में है, यहां मोल प्लस में है, यहां मोल की पावर -1 है, इनवर्स में है ये। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान देनी है हमें, और इसका जो ये काटा बेटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जैसे मैंने किया वैसे आप करो, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मिलेगा आपको यही। तो ये जो है ये वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। बोर्ड एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव बनेगा या कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको पीछे ये मान दे देंगे कोई और ये इकाई दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो पीछे अगर आपको सेकेंड इनवर्स मिले तो समझ जाना कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और अगर किसी मान के पीछे आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मिले तो समझ आना कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और अगर मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स मिले तो समझ आना कि वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है जो आपको ध्यान देना है। तो अब देखें एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास में वेग समीकरण दिए हुए हैं। तो ये दो वेग समीकरण दिए हुए हैं, हमें इनके लिए अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो सबसे पहले देखें यहां पर, जैसे कि इसका अगर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो देखना ये है कि हमारे पास में एक्स वाई का मान क्या है। तो यहां पर एक्स का मान तो आ रहा है 1/2 और वाई का मान आ रहा है 3/2, यानी एक्स का मान 1/2 है और वाई का मान 3/2 है। तो जो कोटि होगी अभिक्रिया की वो होती है n बराबर x प्लस वाई। एक्स का मान रख दो 1/2 और वाई का मान रख दो 3/2। अब इनको ऐड करोगे आप, जोड़ोगे, दो एलसीएम ले लो, 1 + 3 बराबर 4/2 बराबर 2। तो यहां पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो है 2। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरह इसका करेंगे अगर हम, तो यहां पर जो x का मान है वो है 3/2 और y का मान जो है वो है -1। तो यहां पर जो कोटि होगी अभिक्रिया की वो मिलेगा हमें n बराबर x प्लस वाई। अब यहां पर x का मान है 3/2 और y का मान है -1। इसका जब एलसीएम करेंगे 3/2 में से -1 करेंगे तो हमें मिलेगा, दो एलसीएम ले लो, 3 यहां पर 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3 - 2 मिलेगा हमें 1
और बेटा में ले लो 2। तो ये जो अभिक्रिया है ये अर्धकोटि की अभिक्रिया है, ये अर्धकोटि की अभिक्रिया है। और ये जो है ये है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार हम x y के मान को जोड़कर सोल्व करके अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है एक जिसमें हमारे पास में k का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मान और मात्रक दिया हुआ है। हमें पता करना है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, क्या देखकर, ये मात्रक देखकर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो ये आ रहा है मोल इनवर्स लीटर, पावर में 1 है यहां पर, और सेकंड इनवर्स। तो ये होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो सिंपल लिख दो यहां पर, इसका आंसर इतना ही है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए हमें वेग स्थिरांक के मात्रक याद होने चाहिए, जो हमने पहले अभी एक टेबल बनाई थी जिसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए मान निकाले थे, ये हमें याद करना है। इसी तरह इसकी बात करते हैं अगर हमें, तो यहां पर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बस इसका इतना आंसर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, बस हमें जो है ये पीछे के जो मात्रक है वेग स्थिरांक के वो याद होने चाहिए, उनके बिना हम इनको नहीं कर पाएंगे। तो ये आप ढंग से याद करें इनको अच्छे से और प्रैक्टिस करें।